नमस्कार। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम 100 ऐसे भारतीय जो कि बहुत ताकतवर हैं और जिन्होंने देश और समाज के विभिन्न आयामों पर अपनी छाप छोड़ी है, अपना असर डाला है। पहला एपिसोड हमने पहले प्रमुख 10 भारतीयों के लिए किया था। आज 11वें से 20वें की बात करेंगे। पहला एपिसोड का जो लिंक है वो आपको दिया गया, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो उस लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब 11वें नंबर के भारतीय की वो है श्री रविशंकर प्रसाद, जो कि देखिए कितने प्रमुख मंत्रालय उनके पास हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, यानी कि 3 प्रमुख विभाग उनके पास हैं, इसलिए उनके पास बहुत काम है। नीतिगत निर्णय, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, बहुत कुछ उनको करना होता है। और जैसे ही वो बने मंत्री, इस बार दूसरी बार बने हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया को, माफ़ कीजिएगा, अपना फोकस बनाया और लगातार उन पर वो काम कर रहे हैं। खास तौर से ग्लोबल जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब जो उनके आगे मुख्य जो चुनौती है वो है बिग टेक की, कैसे सोशल मीडिया के रूल्स बनाए जाएं, और जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, वो भी पार्लियामेंट में आने वाला है। ये उनकी चुनौती है। और मज़ेदार बात यह है कि हर हफ्ते ये आते हैं पटना और अपने जो लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनसे मिलते हैं। 12वें नंबर पर है एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जो कि स्क्वैश खेलने के बहुत शौकीन हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की जो फॉरेन, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको उन्होंने संभाला है, वो बहुत उनके ऊपर फोकस डाल रहा है, उनकी अटेंशन डाल रहा है। चाहे वो 370 के बाद जो वहाँ जम्मू कश्मीर में हालात थे, या CNRCC के खिलाफ प्रोटेस्ट थे, या चाइना के साथ थी, या वैक्सीन डिप्लोमेसी, वो हर जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो जिस तरह से उन्होंने चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ था उसको हैंडल किया, उन्होंने कमाल कर दिया। मॉस्को के साथ उनकी बहुत जल्दी बातचीत होने वाली है सितंबर में, और वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि उनके लिए जो अगला चुनौती है वो है चाइना, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्व में, खास तौर से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो किस तरह बात करेंगे, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत के लिए। 13वें नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि 48 साल के हैं। पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर इलेक्शन में उनकी मांग बनी रहती है। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसको उन्होंने संभाला, वो देखने वाली बात थी। अब अगली चुनौती उनके पास है 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इस बार चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। और उनमें खास बात है, वंतनगिया संप्रदाय है गोरखपुर में, उनके बच्चों के साथ वो दिवाली मनाते हैं। जो बच्चे उनको टॉफ़ी वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए बहुत गिफ्ट्स लाते हैं। 14वें नंबर पर हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इस समय शुरू में भी उनके सरकार के ऊपर अनसर्टेनिटी थी, इस समय भी जो विवाद चल रहा है अनिल देशमुख को लेकर और पुलिस की चीज़ों को लेकर, वहाँ पर भी विवाद चल रहा है, लेकिन ठाकरे अभी वहाँ सुरक्षित बने हुए हैं। और ठाकरे की जो सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में पहला पेंडेमिक, अब दूसरा पेंडेमिक, जिस तरह से उन्होंने उसको संभाला है, वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती थी उनके स्टेट में, उसको बहुत अच्छी तरह से उसका वो मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनौती उस समय उनके लिए होगी, जिस तरह से महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध है, उसको दोबारा बनाए रखना, और ताकि वो देश का सिरमौर बना रहे। हाँ, उनके अंदर एक खास बात है कि वो पुराने हिंदी फिल्में, गज़लें, उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। 15वें नंबर पर हैं अमरिंदर सिंह, जो कि एक मिलिट्री हिस्टोरियन है। इस समय 1971 पर वो एक किताब लिख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री, आप सब जानते हैं जिस तरह से उन्होंने पेंडेमिक में अपने स्टेट को संभाला, फार्मर्स एजिटेशन को संभाला। हालांकि जो फार्मर्स एजिटेशन है उनके कारण वहाँ पे अकाली दल और बीजेपी में विवाद हुआ। आप पार्टी वहाँ दोबारा उभर रही है, लेकिन कमाल यह है कि अमरिंदर सिंह ने पूरी पेंडेमिक में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों से कनेक्ट किया। उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं किसान, उनके खिलाफ उनको मदद ज़रूर दी है, लेकिन जहाँ पर भी कानून हाथ में लिया गया वहाँ पर वो साफ साफ पीछे हट गए। 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अमरिंदर सिंह के सामने चुनौती होगी कि किस तरह से वो इस इलेक्शन में कांग्रेस को दोबारा जिताते हैं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या पंजाब में है वो है इस समय कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जबकि वो इस मुद्दे पर सरकार में आए थे, घर घर रोज़गार, तो देखना है
के एक जो पुराने फौजी हैं वो किस तरह से इस चुनौती से लड़ते हैं। 16वें नंबर पर हैं BL संतोष, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं तो। और बहुत ही सशक्त नेता माने जाते हैं, वोकल नेता, अपने जो उनका ओपिनियन है उसको कहने में शर्माते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं। उन्होंने वो खास काम किया था जबकि उन्होंने BS येदियुरप्पा जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम थे उनको राज्यसभा में आने से बीजेपी की तरफ से रोक दिया था। अब जब कई चीज़ें होने वाली हैं दक्षिण भारत में, उनको बहुत उनके ऊपर एक प्रमुख चुनौती होगी। और एक खास बात उनके बारे में कहा जाता है कि वो चेहरे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सारे लोग मानते हैं, और इसके कारण काफ़ी लोग उनसे घबराते भी हैं। 17वें नंबर पर हैं पीयूष गोयल, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं किस किस के, देखिए, रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4 प्रमुख मंत्रालय हैं उनके पास। जो रेलवे में जो उन्होंने काम किया वो कमाल का काम किया है। रेलवे नई नई चीज़ें कर रहा है, और ख़ास तौर से जो ट्रेड पैक्ट है वर्ल्ड में होता है दो देशों के बीच में, उसमें उन्होंने बड़ा भारत के लिए सशक्त स्टैंस लिया है। जिस तरह से चाइना के साथ ट्रेड उन्होंने हैंडल किया वो भी एक देखने वाली चीज़ थी। सबसे बड़ी बात है कि उनके लीडरशिप में भारत ने मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स की हैं इंट्रोड्यूस, जो कि बिल्कुल कम पैसे में लेकिन बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और अब उनका जो मन है अगला वो है जॉय बिडेन के साथ एक ट्रेड पैक्ट, जो जॉय बिडेन की सरकार है वो ट्रेड पैक्ट में करेंगे। साथ ही EU यानी यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ भी वो बहुत क्लोजली बातचीत कर रहे हैं। गोयल साहब की खासियत बात है कि वो योगा के बड़े शौकीन हैं और बहुत अच्छे योगा के जानकार हैं। 18वें नंबर पर हैं भारत के बहुत वरिष्ठ राजनीति के शरद पवार, जो अनफॉर्चुनेटली इस समय बीमार है, लेकिन वो NCP यानी नेशनल काउंसिल पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हेड है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बना है, महाराष्ट्र में सरकार आई है 3 पार्टियों की मिलके, उनके वो मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। हालांकि NCP से काफ़ी लोग छोड़कर गए, यहाँ तक कि अजीत पवार ने भी एक बार उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सबको संभाल लिया और अभी भी वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रमुख चेहरा है। उनके लिए ये जो बात है कि शायद जो बीजेपी के विरोध में विरोधी दलों का एक धड़ा बने या ग्रुप बने, उसको वो हेड कर सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं और पंडित भीमसेन जोशी के बहुत बड़े फैन हैं। 19वें नंबर पर भारत के आर्मी के चीफ जनरल MM नरवाने हैं, जो कि बहुत शार्प उनका विट है, बहुत आसानी से चीज़ों को डिफ्यूज़ कर देते हैं। 15 लाख भारतीय, जो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सेना में 15 लाख लोग हैं और उनको वो हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाहे पाकिस्तान के साथ सीज फायर की जो बात होती है, बॉर्डर पर पाकिस्तान जो शरारतें करता है उनको लेकर, ये नरवाने साहब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 जून 2020 में उनकी लीडरशिप के अंदर भारत ने चाइना को मॉडर्न गारिसन और स्पागुर गैप जो है वहाँ पर अपनी जगह पूरी भारत ने बनाई। और इस बार पहली बार हुआ कि चाइना के साथ किसी भी मिलिट्री एंगेजमेंट में भारत पीछे नहीं हटा, लेकिन अभी भी नवराने साहब का काम बाकी है। 20वें नंबर पर इस एपिसोड के आखिरी हैं PK मिश्रा। बहुत लोग नहीं जानते उनके बारे में, पर वो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बहुत सशक्त ब्यूरोक्रेट हैं और मोदी जी के नज़दीक हैं, मोदी जी उनकी बात सुनते हैं, गुजरात के समय से उनके साथ हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स को महत्वपूर्ण स्थिति देना, अच्छे टैलेंटेड लोगों को, उनके लिए उनको माना जाता है। और अब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को और मजबूत करना होगा, क्योंकि भारत के सामने चुनौतियां अभी भी काफ़ी हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, वो हर इतवार को काम करते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं और हमेशा अपने पुराने साथियों से जुड़े रहते हैं। तो ये थे 11 से 20 नंबर के शक्तिशाली भारतीय। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।